अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। हेडलाइंस हम जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात होगी। 3 अरब डॉलर का मुआहिदा, कर्ज की शराइत क्या, डिफॉल्ट का खतरा टल गया, कुर्बानी के बाद पकवान, और गर्मी में नरमी का इम्कान। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी। IMF ने कलील मुद्दती कर्ज देने की हामी भर ली है। 3 अरब डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जुलाई के वस्त में हतमी मंजूरी देगा। एलामी में कहा गया है कि मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा, टैक्स आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी, एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा, कर्ज की रकम 3 से 5 साल के दौरान वापस करना होगी। भरमार IMF को मनाने में कामयाब हो गई PDM सरकार। पाकिस्तान को जल्द 3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। आलमी मालियाती इदारे ने उम्मीद का एलामिया जारी कर दिया। जुलाई के वस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए किया गया है। एलामिया के मुताबिक ये बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फरहमी बेहतर होगी, टैक्सेस की आमदन बढ़ेगी, आवाम की तरक्की के लिए फंड्स बढ़ सकेंगे। मुआहिदा पाकिस्तान में मालियाती नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई की सलाहियत यकीनी बनाई जाएगी। एक्सेस चैलेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। 3 अरब डॉलर किन शराइत के बदले मिलेंगे? IMF से मुआहिदे की असल हकीकत सामने आ गई। IMF ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। IMF ने टैक्स पर छूट देने की भी मुखालिफत कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइए मजीद क्या शराइत रखी गई हैं? जी बिल्कुल, टैक्स छूट और इसके साथ साथ जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें कमी का मुतालबा IMF की जानिब से सामने आया है। बिजली की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जो है वो दीगर इस्लाहात तवानाई के शोबे में करना होंगी, ताकि जो तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा है उसको कम से कम किया जा सके। और दूसरी जानिब IMF की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है कि जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए जो है वो जो पैसे हैं या फंड्स हैं उनके लिए ज्यादा रखे जाएं। और इसके साथ साथ IMF की जानिब से जो 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत है। और स्टैंड बाय अरेंजमेंट का ये मुआहिदा जो है वो सिर्फ 9 माह के लिए है। और ये स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है ये इस ज़िम्न में होती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज हैं उनकी अदायगी को पूरा कर सके और बर वक्त पूरा कर सके। और अब ये मुतालबात जो सामने आए इसमें सबसे अहम मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा। और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अब यकीनी तौर पर अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। और फिर एक और जो मुतालबा सामने आया है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात, तो तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो तवानाई के शोबे में इस्लाहात में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हर दफा IMF के मुतालबे पर बिजली के जो रेट्स हैं उनमें इजाफा किया जाता है। जी उमर, ये भी बताएगा जो सरकारी इदारे हैं उनमें गवर्नेंस बेहतर करने का कहा गया, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें खास तौर पर उनकी निजकारी का अमल तेज करने और उनमें गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर करने के लिए ये मुतालबा सामने आया है, क्योंकि वो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं और हर साल हुकूमत पर अरबों रुपए का बोझ उन इदारों की वजह से पड़ता है। तो इसीलिए IMF इससे पहले भी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में IMF का ये मुतालबा था कि इन इदारों की निजकारी की जाए, और अब भी वही मुतालबा है कि जो नुकसान में जाने वाले एंटिटीज हैं उनकी निजकारी की जाए, या तो उनके अंदर गवर्नेंस का निज़ाम जो है उसको बेहतर किया जाए ताकि जो हुकूमत है उसको उसके अखराजात कम हो और नुकसान कम से कम हो। जी उमर, जिसमें इन इदारों की जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें स्टील मिल का इदारा भी शामिल होगा? बिल्कुल, उसमें स्टील मिल है, उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है और दीगर कई ऐसे इदारे हैं जो नुकसान में हैं और हर साल हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए जो है वो उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मदों में जो है वो जारी किए जाते हैं और अखराजात की मद में जारी किए जाते हैं। अब जो स्टील मिल के हवाले से इस वक्त यकीनी तौर पर एक आवाम के अंदर बड़ा इस्तराब पाया जाता है क्योंकि मुलाजमीन बहुत सारे हैं। अब हुकूमत ने अपने जो
फंड जनरेट करने के लिए जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करने का फैसला किया है। और पहले मरहले में खास तौर पर PIA के हवाले से कि पहले मरहले में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा और उसके बाद दीगर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स किया जाएगा। तो ये यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर होंगी, क्योंकि हुकूमत को जो अगले माली साल में जो बहुत बड़ी अदायगियां करनी हैं, उन अदायगियों के लिए हुकूमत को न सिर्फ अपने जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं उनके अखराजात को और या फिर उनकी निगरानी करनी होगी, या फिर इसके साथ साथ हुकूमत को अपनी आमदन में इजाफा करना होगा, टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। अगर टैक्स बेस हुकूमत नहीं बढ़ाएगी तो हुकूमत को मजीद अगले साल जो है वो बजट खसारा और बहुत बड़ा, यानी जो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, वो बड़े पैमाने पर उसका सामना करना पड़ सकता है। अगरचे महंगाई की हुकूमत ने जो प्रोजेक्शन की है वो अगले साल तकरीबन 21% की है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह जिस तरह IMF के मुतालबात पर बिजली, पेट्रोलियम, मसवाद की कीमतों में इजाफा किया गया, तो इससे महंगाई जो है वो मजीद उसमें इजाफा होगा, उस पर कमी नहीं आएगी। और जो ग्रोथ की प्रोजेक्शन है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 3.5% अगले माली साल की जो शरह नमू रखी है। तो अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मुल्क के अंदर जनरेट हुई, और क्योंकि इम्पोर्ट पर हुकूमत ने पाबंदी खत्म कर दी है और इसके साथ साथ हुकूमत ने दीगर जो IMF के मुतालबात हैं उन पर अमल किया है, लेकिन यह है कि हुकूमत को अगले माली साल भी, यानी जो माली साल कल से शुरू हो रहा है, उस माली साल में भी हुकूमत को जो एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे जो $3 अरब हमें IMF से मिलेगी जुलाई के वस्त में, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मंजूरी देगा, लेकिन हमें बैलेंस रहेगा जब तक हमें दीगर जो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद ये $3 अरब पाकिस्तान को जुलाई के वस्त तक मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उमर हयात, आपने इस हवाले से आगाह किया। अवाम को बताया जाए कि IMF के साथ क्या शराइत तय हुई हैं। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में कहा है कि सारा गड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। मुआशी और सियासी निज़ाम ना हो जाए, ना कोई मदद करता है, ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घरों में और हुक्मरानों के चेहरों पर पड़े भी जा सकते हैं। सवाल सियासत का नहीं, रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। 13 अगस्त रेड लाइन है। हम प्याला हम निवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, उम्मीद पैदा हुई है कि हम बहरान से निकल जाएंगे। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह की सक्कर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा ईद उल फितर पर बाजारों में रौनक नहीं थी, ईद उल अजहा पर बाजारों की रौनकें लौट आई हैं। पहली मरतबा हम अपने मुल्क के रिजर्व्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। माजी में सियासी तनाज़ात की वजह से हम अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल नहीं कर सके। डैम बनाए जाने की तख्तियाँ लगाई जाती रहीं, डैमों पर काम शुरू नहीं हुआ, हमने काम शुरू कर दिया। मैं पुरज़म हूँ, पुरअतमाद हूँ कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि पहली मरतबा हमने अपने रिजर्व जो हमारे थे, जो हमारे पास एसेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो बदकिस्मती से माजी में कम हुए भी, तो हमने अपनी सियासी तनाज़ात की वजह से उनको आगे आने नहीं दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे कोयले का 95 में गार्डन बू के साथ तय हुआ था 5000 मेगावाट सस्ती बिजली, और वो कैंसिल हुआ, वो 20,000 मेगावाट बिजली थी टोटल। इस किस्म के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट थे, जैसे डैम्स हैं, एक आता था तख्ती लगाता था, दूसरा से तख्तियाँ लगती थी, काम नहीं होता था। अब इस साल से काम बड़े जोर शोर से शुरू हुआ है। आप सुन के खुशी होगी कि जो बादशाह डैम 0 था वो आज 11% पे आ गया है उसकी कंस्ट्रक्शन। ऐसे ही मोमन डैम है, वो भी 18-19 पे आ गया। ऐसे ही दासू है, वो भी 8-9 पे आ गया। तो अब भी मुसलसल ये कोशिश चल रही है कि अपने एसेट्स पैदा करो, अपनी जनरेशन जो हमारे पास बिजली है, पन बिजली है। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में आलाइशें उठाने का अमल जारी है। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशों के कलेक्शन पॉइंट कायम किए गए हैं। लियाकताबाद कलेक्शन पॉइंट से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर पीर वाहिद बख्श के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कफील बताइए। देखिए, ये सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ ये डंपिंग पॉइंट बनाया गया नाज़िमाबाद का। ज़रा मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं, उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। पीर वाहिद बख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, क्या अपडेट्स हैं, क्या मालूमात हो, और कितने अब तक जो है वो फिगर कल से अब तक जो है वो जमा हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से आज तक जो है 8000 टन सेंट्रल में उठ चुका है, और माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। कल की तरह आज भी हम इंशाल्लाह
इसी तरह काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरा ज़ीरो करेंगे। कुछ जगहों पे हमने देखा कि कुछ जगहों पे आलाइशें मौजूद थी, तो उसको उठाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और शहरियों को रोकने के लिए आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमने सबको हिदायतें कर दी हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोग बात बहुत कम सुनते हैं और हम इंशाल्लाह पूरे इलाके को ज़ीरो करके काम कंप्लीट करेंगे। मैं अभी लियाकताबाद टाउन से आ रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि ये आप ही के साथ है बिल्कुल ना, तो वहाँ कुछ आलाइशें मौजूद थी, तो उसको उठाने के लिए कुछ कर रहे हैं इक़दाम? जी जी, वहाँ पे काम हो रहा है और बी टीम भी, उसकी बी टीम का मतलब वो रात को काम करेगी। जी हाँ। दिन कहाँ पहुँचा रहे हैं आप लोग उठा के? जाम छाकरो जी। तो ये कल भी जारी रहेगा अपना सारा प्रोसेस? बिल्कुल, ये 4 दिन तक जारी रहेगा, संडे तक। जी, ये संडे तक जो है वो जारी रहेगा। पीर वाइस बख्श साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि प्रॉपर अंदाज में जो है वो नाज़िराबाद टाउन के अंदर ये काम हो रहा है और जो बाहर अतराफ में जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं शहरी, उनसे भी यही जो है वो दरख्वास्त की जाती है कि वो जो आलाइशें हैं वो एक जगह पे जमा करें। कफील आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिल वक्त शुक्रिया। और नाज़रीन, मुल्क भर में ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है, लेकिन बच्चों ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख कर लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ईद किस तरह मना रहे हैं बच्चे, हम जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से खुरम मलिक हमें आगाह करेंगे, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर हमारे साथ होंगे। रुख करते हैं हम जिंदा दिलाने लाहौर का। बताइएगा खुरम, आज का ईद का दूसरा दिन है और बच्चे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्कों में निकले हुए, मौसम कैसा है यहाँ का? अच्छा, बिल्कुल आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और जिंदा दिलाने लाहौरी, आपको पता है कि छुट्टी और खुशी का मौका हो तो वो किस तरह ना जाने। और इस वक्त तफरी गाहों पर जो है वो आमद का सस्ता जो है वो शुरू हो चुका है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि लाहौर का मौसम जो है कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। गर्मी की शिद्दत में जो है वो कमी भी थी। इस वक्त मैं कैमरामैन जुनैद से कहूँगा कि आप दिखाएं कि बच्चे, नन्हे बच्चे तैयार होकर जो है तफरी गाहों पर आए हैं और इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मुख्तलिफ खेल जो है वो खेलते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। जी बताइएगा, ईद को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज दूसरा दिन था, पहला दिन किस तरह सेलिब्रेट किया? पहले दिन हमने कुर्बानी वगैरह की है, उसके बाद हम इसको उसमें मेरा थोड़ा एंजॉय वगैरह करने आए हुए हैं और साथ में दोस्त है मेरा, फैमिली के शाम को हम फैमिली के साथ आएंगे। आप बताइएगा किस तरह ईद को एंजॉय कर रहे हो और ईद कैसे गुजार रहे हो? पहले दिन हमने कुर्बानी की और दूसरे दिन मौसम बहुत अच्छा हुआ और हमारा प्लान बन गया अचानक पार्क में आने का और यहाँ पर बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत सेलिब्रेट की ईद और बहुत मज़ा आया हमें। बताइएगा, आप भी माशाल्लाह बच्चों को लेकर आए हैं, ईद किस तरह मना रहे हैं? और पहला दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी डे रहता है, कुर्बानी भी होती है और आज जो है वो तफरीह के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे? सर, वो बच्चे जो है ना घर पे तंग कर रहे थे, कह रहे हमें ले जाओ, कुर्बानी तो हमने पहले दिन की और दूसरा दिन ये बच्चे को ले। ठीक है खुरम, आप साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि आज तफरीही मकामात पर कितना रश है और किस तरह से ईद सेलिब्रेट की जा रही है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम दस्तगीर, आप कहिएगा वहाँ पर कितना रश दिखाई दे रहा है और आज क्या प्लान है इन बच्चों के? जी बिल्कुल, बच्चों ने तो लंबी प्लानिंग की हुई है। सुबह सवेरे पहले वालिदैन के साथ बच्चों ने नाश्ते किए हैं और नाश्ता जो है घर में नहीं बाहर किया है बच्चों ने। उसके बाद बच्चों ने पार्कों का भी रुख किया है। अभी हम बागे जना, जो शहर का सबसे बड़ा पार्क है, वहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा कि बच्चे बड़ी तादाद में आए हुए हैं, मुख्य झूल रहे हैं और अनवा तरह के यहाँ पे अनवा झूले हैं मुख्तलिफ अक़साम के, जिसमें स्विंगिंग है, स्लाइड्स हैं, इसके अलावा जंपिंग है। बच्चे तो कोई भी लम्हा जो है तफरीह का हाथ से जाने नहीं दे रहे। मेरे साथ बच्चा पार्टी मौजूद भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सजावट की हुई है, हार श्रृंगार पूरा किया हुआ है, चूड़ियाँ बैंगल्स पहने हुए हैं और साथ साथ मेकअप भी किए हुए हैं, लिपस्टिक लगाई हुई है। बच्चों से बात भी करें, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा बच्चे, क्या प्लान किया आज का, किस तरह एंजॉय हो रहा है? बहुत अच्छा। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। झूले आपने ले लिए? लेने अभी झूले। आप बताएं, आपने झूले ले लिए हैं? आपने तो बैंगल भी पहने हैं, हार भी पहने हुए हैं। अच्छा, आपसे नहीं बोला जा रहा। ठीक है, आप बताएं, आपने झूले ले लिए हैं, आप कैसे एंजॉय कर? बड़े एंजॉय। मज़ा आ रहा है? यस जी बिल्कुल, मौसम कदरे बेहतर हुआ है, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है क्योंकि बादल जो सूरज जो है बादलों की ओट में छुपा हुआ है। यही वजह है कि वालिदैन भी पार्कों में पहुंचे हुए हैं बच्चों के साथ और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। साथ साथ मुख्तलिफ जो हैं आइसक्रीम, इसके अलावा दही बड़े और साथ गोलगप्पे जो हैं वो भी खाए जा रहे हैं और साथ साथ इंजॉय भी हो रहा है। ठीक है, और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, गुलाम दस्तगीर बता रहे थे हमें और खुरम मलिक हमें लाहौर से आगाह करे थे। आप दोनों का शुक्रिया।
पेशावर में ईद के दूसरे रोज भी लोग कुर्बानी के लिए सस्ते जानवरों की तलाश में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर से। आसिफ बताइए, ईद का दूसरा रोज है, क्या सस्ते जानवर मैसर हैं? मवेशियों की तलाश आज भी जारी है। आज दूसरा दिन है और पेशावर की मवेशी मंडियों में शहरियों की बड़ी तादाद जो है जानवर ख़रीदने पहुंची हुई है। जो लोग रह गए थे, जो मवेशी नहीं तलाश कर सके थे, आज भी वो मंडियों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। कल ईद का दिन था और लोग मवेशी सब ले गए थे, मंडी में कोई मवेशी नहीं थी, तो आज इसलिए दोबारा लोग आ गए हैं अपने मवेशी ढूंढने के लिए, कुर्बानी के लिए। तो ईद से पहले क्यों नहीं ले पाए आप? पहले लोग ये थे कि महंगे हैं, जरा सस्ते हो जाएंगे, तो सस्ते की वजह से कल मंडी में कोई जानवर नहीं मिल रहा था, तो आज लोग इसलिए हम इस लाए हैं खरीदने के लिए। जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है पेशावर की मुख्तलिफ मंडियों में पहुंच चुकी है। ईद के दिन भी कल का दिन था, तो भी लोग बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो इस जो पेशावर की मवेशी मंडी है यहाँ का रुख कर रही थी। और लोगों का ये कहना है कि ईद से पहले काफ़ी जानवर जो हैं वो महंगे आते हैं। उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो जानवर हैं वो शॉर्ट हैं, सप्लाई कम है, जबकि डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये जो दुम्बे आपको नज़र आ रहे हैं, अब 55 से 60 हज़ार रुपये जो है व्यापारी डिमांड करते हैं। शहरी जो है अब जानवर ख़रीदने के लिए अब भी कोशिश कर रहे हैं और आज ईद का दूसरा दिन है और शहरियों का ये कहना है कि कल का भी दिन रहता है और कल हो सकता है मजीद मार्केट। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर, आप हमें पेशावर से आए। और नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ पर ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी भी की जा रही है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर हमें बताएंगे। जी गजनफर। ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी को लोग ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशंस की जानिब से आज इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 39 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। यहाँ पर रीजनल मैनेजर मौजूद हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के, इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या प्रोसेस है इज्तिमाई कुर्बानी का, आज कितने जानवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-खिदमत के हवाले से आपको पता है कि हम ईद पे इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं। आज दूसरे दिन भी हमारी 39 इज्तिमाई कुर्बानियाँ हुई हैं और ये ज़्यादातर फ़ी सबीलिल्लाह हैं, जो हम दारुल अमान, ओल्ड एज और जेल में जो वो हैं प्रिजन्स हैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा इसमें लोगों का हिस्सा भी है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि महंगाई की वजह से इस बार इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ लोगों का रुख ज़्यादा है। जी, आपने देखा कि आज ये दूसरा रोज़ है और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसी तरह ईद कुर्बा पर कहीं सूरज का जुनून बरकरार रहा तो कहीं बादल जमकर बरसे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश सिटी में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरगोदा, जेहलम, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अबर रहमत बरसी। सबसे ज़्यादा बारिश DI खान सिटी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद में 3, लोअर दीर और बालाकोट में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 14, रावलाकोट 13, कोटली में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के शहर छूर में 25 और मिट्टी में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। बलूचिस्तान में सूरज ने आग बरसाई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 46 और सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मशरकी जनूबी पंजाब, पोटोहार, बलूचिस्तान, कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरज आबोताब से गर्मी बरसाएगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में 80 मेडल्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला कौमी दस्ता वतन वापस पहुंच गया है। जर्मनी के शहर बर्लिन में खेले गए गेम्स में 11 गोल्ड, 29 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जाहिद फारूक मौजूद हैं इनके साथ। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनक़िद हुई, पाकिस्तान के होनहार
एथलीट्स ने 81 मेडल्स, जिनमें 11 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। पाकिस्तान वापस पहुंच चुका है दस्ता इस वक्त। उनमें से कुछ मेडलिस्ट जो हैं बोल ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनकी कैसी ट्रेनिंग रही और उन्होंने कैसे इन गेम्स के अंदर शिरकत की और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाए। क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्ल्ड गेम के लिए गया और बहुत अच्छा लगा। ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत लोगों की इसमें मेहनत गई है एंड एक काफ़ी फ़ख्र की बात है कि हम लोगों को इतना इन लोगों ने काबिल बनाया कि हम लोग अपने मुल्क को, उन मुल्क का नाम रोशन कर सकें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो सारों के सामने, आप अपने मेडल शो करते हो कि आपने मेहनत की है और आपको वो मिला है जो आप लेना चाह रहे थे। हमारे साथ कोच भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी रही और उम्मीद थी कि इतने मेडल्स आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमने एथलीट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और साथ साथ उनके यूनिफाइड पार्टनर थे, उनके डिफरेंट कैंप्स हमने लगाए हैं। उस कैंप में से इनको ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग के बाद हमने जिस तरह से ट्रेनिंग दी थी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए ये एथलीट मेडल ज़रूर लाएँगे। जी बिल्कुल, कोचेस का और प्लेयर्स का यही कहना है। शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आईएमएफ मुआहिदे की बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया है। आईएमएफ से मुआहिदे का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 माह के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर वायदा किया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट होंगे। मुआहिदा ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुआशी इस्तेहकाम, पायदार इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। मुआहिदे पर वज़ीर ख़जाना टीम की काविशों को सराहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि MD IMF के भी शुक्रगुजार हैं। ये ट्वीट लिखा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। मरने वाले आपस में कज़न हैं। उम्र 20 से 25 साल के दरमियान है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे तनवीर भट्ट से। तनवीर बताइए, पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? ये थाना इमनाबाद का इलाका, वहाँ पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी थी जिसमें 4 नौजवानों की जो लाशें वो गाड़ी में थी। गाड़ी स्टार्ट करी थी। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची है, पुलिस ने चेक किया, तीनों नौजवान जहाँ भाग पहुंच चुके थे, जिनमें दानियाल और जैन दोनों सगे भाई है, जबकि अफाक और दूसरा उसका वो इनके चचाजाद है। पुलिस ने लाशों को CH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपनी इब्तदाई तौर पर कहना कि इनकी मौत हम कुछ भी इससे बात नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट आपका। गोताखोर खातून समंदर की गहराई में फंस गई। एडवेंचर स्टोरी पर मुश्तमिल हॉलीवुड फिल्म द डाइव का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।